हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आंकड़े संकलन करने के लिए प्रतिदर्श विधि क्या होती है, न्यादर्श विधि क्या है या प्रतिचयन विधि क्या है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सगणना विधि क्या है और सगणना या जनगणना विधि का प्रयोग करके हम अपने डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, आंकड़े संकलन करने की जो प्रतिदर्श विधि है उसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं न्यादर्श या प्रतिचयन विधि। इस विधि का यदि हम पहले अर्थ देखें तो यह सर्वेक्षण की या अनुसंधान की वह विधि है जिसमें हम समग्र की चुनी हुई इकाइयों के आधार पर अपने निर्णय या निष्कर्ष बताते हैं। इसमें हम समग्र की चुनी हुई इकाइयों के आधार पर, पहले भी आपको हम बता चुके हैं, समग्र का मतलब होता है सारा, टोटल, योग, कुल में से हम कुछ चुनी हुई इकाइयों का चयन कर लेते हैं, मतलब उनका एक न्यादर्श या प्रतिदर्श चुन लेते हैं, एक सैंपल चुन लेते हैं उनमें से, समग्र में से, और उसके आधार पर हम समग्र के बारे में कोई निर्णय, निष्कर्ष या जानकारी बता रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रतिदर्श विधि, न्यादर्श विधि या प्रतिचयन विधि। सैंपल मेथड है जिसका इंग्लिश में नाम। अगर इसका अर्थ जानने का प्रयास यदि हम करें तो समग्र की चुनी हुई इकाइयों के आधार पर, चुनी हुई इकाइयों के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष बताना, समग्र के बारे में निष्कर्ष बताना। एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। चुनी हुई इकाइयों के आधार पर कैसे? जैसे मैं कहूं हमारी क्लास में 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यदि मुझे इनके विषय में कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, यदि मैं 30 ही छात्रों से कोई बातचीत नहीं कर रही हूं, केवल 30 में से मैंने 10 विद्यार्थियों का चयन कर लिया है, उनके द्वारा बातचीत करके मैं अपने निर्णय, निष्कर्ष या उद्देश्य अनुरूप आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कर रही हूं, तो वो कहलाएगा मेरा प्रतिचयन विधि, न्यादर्श विधि या प्रतिदर्श विधि के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करना। उदाहरण के लिए, जैसे एक क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी बैठते हैं, जैसे 30 स्टूडेंट हैं, यदि इनमें से मैं कुछ चुनी हुई इकाइयों के आधार पर, मैंने जैसे चयन कर लिया, इसमें से 5-7 का चयन कर लिया है, इनके आधार पर ये जितने भी विद्यार्थी हैं इनमें से मैंने 5-7 इकाइयों को चुन लिया है। चयनित इकाइयां हैं, जैसे ये वाली चयनित इकाइयां, और ये है समग्र। ये तो है हमारा पूरा समग्र। ये चयनित इकाइयां हैं, इनका अध्ययन करके यदि इसके बारे में निष्कर्ष बताए जा रहे हैं, समग्र के बारे में यदि निष्कर्ष बता रहे हैं तो वो कौन सी विधि कहलाती है? प्रतिदर्श विधि, प्रतिदर्श विधि या न्यादर्श विधि भी हम कह सकते हैं। तो इसका अर्थ आपको क्लियर है। प्रतिदर्श विधि या सैंपल मेथड क्या मेथड है? अनुसंधान की वह विधि जिसमें हम समग्र के बारे में अपने निर्णय या निष्कर्ष चुनी हुई इकाइयों के आधार पर बताते हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए आप, हमारे डॉक्टर हमारे ब्लड ग्रुप का जो ज्ञान हमें बताते हैं, या ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, उसके लिए रक्त की एक एक बूंद को मैं नहीं देखते, हमारे पूरे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है उसका ग्रुप क्या है, उसके लिए ब्लड की एक बूंद ले लेकर वो हमें बता देते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। इसी प्रकार देखिए, जब हम बाजार में जाते हैं अनाज खरीदने के लिए या दालें खरीदने के लिए, तब हम दाल के, चावल के या अनाज की जो वेराइटियां हैं उनके एक एक दाने को उठाकर नहीं देखते या उनके एक एक दाने के आधार पर खरीदने का निर्णय नहीं करते। हम उनमें से एक सैंपल उठाते हैं, उसके आधार पर उसकी किस्म का अनुमान लगाते हैं और तब हम उस अनाज को खरीदने या न खरीदने का निर्णय कर देते हैं। तो देखिए, अनाज या दालें या अन्य प्रकार के जो भी कुछ ऐसे सामान है जिनको प्रति इकाई गिनना या प्रति इकाई जिनको परख कर खरीदना हमारे लिए संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम चुनी इकाइयों के आधार पर उनकी किस्म या वेराइटी बताते हैं। यानी हम कौन सी विधि प्रयोग में ले रहे हैं? प्रतिदर्श विधि।
समग्र या सगणना विधि में तो हम टोटल में जितनी भी इकाइयां थी उन सभी का अध्ययन कर रहे थे, जैसे जनसंख्या की गणना करना, उत्पादन की गणना करना। लेकिन प्रतिदर्श और प्रतिचयन विधि में हम क्या करते हैं, समग्र में जितनी भी इकाइयां हैं उन सबका अध्ययन नहीं करते। इनमें से हम एक सैंपल का चुनाव कर लेते हैं और इस सैंपल के चुनाव के आधार पर या इसका अध्ययन करके हम समग्र के बारे में अपने निर्णय और निष्कर्ष बता देते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड, या प्रतिचयन विधि या न्यायादर्श विधि। अब देखिए यह विधि हम कहाँ कहाँ प्रयोग में ले सकते हैं, इस विधि की उपयुक्तता कहाँ कहाँ होती है। समग्र या सगणना विधि के अंदर जब हम सभी इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने कहा था उसको हम सीमित क्षेत्र में प्रयोग में ले सकते हैं, जहां हमारा अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो। अब देखिए प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता किन किन स्थानों पर रहती है, यह विधि प्रयोग में लेना कहाँ पर उचित है। यदि हमारा अनुसंधान का क्षेत्र विशाल है, यदि हमें विशाल क्षेत्र में अनुसंधान करना हो, विस्तृत अनुसंधान करना हो, विस्तृत अनुसंधान करना हो, वहां इस विधि को प्रयोग में लेकर हम अपने आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि अनुसंधान का एरिया छोटा होने पर तो सगणना विधि से हम अच्छे से निष्कर्ष बता पाएंगे, लेकिन अनुसंधान का क्षेत्र विशाल है, समग्र की एक एक इकाई का अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं होता। वहां इस विधि का प्रयोग करके हम विस्तृत क्षेत्र में अपने अनुसंधान कार्य पूरे कर सकते हैं। दूसरा, जहां समग्र की इकाइयां सहजाती हो, समग्र की इकाइयां की अधिकांश इकाइयां सहजाती, अधिकांश इकाइयां सहजाती, सहजातीय प्रकार की हो, वहां हम इस विधि का प्रयोग करके यदि अपने निर्णय और निष्कर्ष बता रहे हैं तो हमारे निर्णय और निष्कर्षों में शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। समग्र की अधिकांश इकाइयां विजातीय प्रकार की नहीं है, यानी अलग अलग विशेषताओं को धारण करने वाली नहीं है, उनकी विशेषताएं लगभग एक ही प्रकार की है, तो वहां हम प्रतिदर्श या न्यायादर्श विधि का प्रयोग करके उपयुक्त निष्कर्ष बता सकते हैं। फिर देखिए, जहां हमें अत्यधिक परीक्षण की आवश्यकता न हो, या हम यूं भी कह सकते हैं अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता न हो, अधिक शुद्धता व विश्वसनीयता की आवश्यकता न हो, आवश्यकता न होने पर हम इस विधि को प्रयोग में ले सकते हैं। तो अनुसंधान का क्षेत्र विशाल होने पर, समग्र की इकाइयां सहजाती होने पर, और जहां हमें अनुसंधान कार्य में अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता रखने की जरूरत नहीं है, वहां हम प्रतिदर्श या न्यायादर्श विधि के प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक आंकड़े इकट्ठे करके अपने अनुसंधान कार्य को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। अब हम इस विधि के गुण देखने का प्रयास करेंगे कि ये विधि यदि हम प्रयोग में लेते हैं और इसके द्वारा यदि हम अपने डेटा कलेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, या इस विधि के कौन कौन से गुण हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। गुण की यदि बात करें हम इस विधि की, तो सबसे पहला गुण तो यह है कि ये कम खर्चीली विधि, कम खर्ची, क्योंकि इस विधि के प्रयोग के द्वारा हम कम समय धन में क्या कर सकते हैं, बड़े ज्यादा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। अधिक समय धन और श्रम खर्च करने की इस विधि में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें समग्र की सभी इकाइयों को नहीं पढ़ा जाता, वरन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर हम पूरे के बारे में अपने निर्णय और निष्कर्ष बता देते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करने में हमारा खर्चा अधिक नहीं होता, या हम यूं कह सकते हैं कि इस विधि के प्रयोग में हमें अधिक समय धन और श्रम व्यय नहीं करना पड़ता। दूसरा, इसके अंदर हमारे गलती की पहचान हम कर सकते हैं, गलती की पहचान, गलती की पहचान, गलती की पहचान कैसे, यदि हमने समग्र में से कोई सैंपल चुन लिया है, पहले कोई प्रतिदर्श चुन लिया और उसके आधार पर हम अपने निर्णय और निष्कर्ष दे चुके हैं, हमारा निर्णय और निष्कर्ष किस सीमा तक उचित है, इसके लिए हम उस सैंपल को छोड़कर दूसरा सैंपल चुनकर उसके आधार पर वापस समग्र के बारे में कोई निर्णय और निष्कर्ष बता रहे हैं। यदि वो दोनों निर्णय और निष्कर्ष एक जैसे हैं, तब हमारे निर्णय और निष्कर्ष के बारे में हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो यदि हमें अपनी गलती की पहचान करनी हो तो हम पुनः उसी समग्र में से कोई दूसरा सैंपल चुनकर उसके आधार पर अपने निर्णय और निष्कर्ष सूचित कर सकते हैं, और यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं। तीसरा, इस विधि का जो फायदा है, हम विशाल अन्वेषण कर सकते हैं, विशाल अन्वेषण,
अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधान वही विशाल अन्वेषण, जैसा कि हमने कहा था अभी कि जहां समग्र की हर इकाई को पढ़ा जाएगा वो तो सगणना विधि, उसमें समय, धन और श्रम अधिक लगता है। लेकिन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर यदि हम निर्णय और निष्कर्ष बता रहे हैं, यानी हम विस्तृत क्षेत्र में अपने अनुसंधान कार्य को इस विधि की सहायता से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फायदा है वैज्ञानिक विधि है ये, वैज्ञानिक विधि, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करके हम अपने निर्णय और निष्कर्ष की सत्यता की जांच कर सकते हैं दूसरा सैंपल चुनकर। जो वैज्ञानिक विधियां होती है वे सत्यता ली हुई होती है, हर समय, स्थान और परिस्थिति में खरी उतरती है वैज्ञानिक विधियां। तो हम कह सकते हैं कि अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि है ये। इस विधि का प्रयोग करके हम विज्ञान के नियमों के अनुसार अपने निर्णय और निष्कर्ष की सत्यता की परख कर सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि हमने जो सैंपल चुना है उसके आधार पर समग्र की इकाइयों के बारे में जो निर्णय, निष्कर्ष या आंकड़े एकत्रित किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस विधि के बहुत सारे फायदे हमें दिखाई दिए। अब हम इसके अवगुणों की बात करें, डीमेरिट्स देखें, इसके क्या दोष है इस विधि का प्रयोग करने में। अवगुण, डीमेरिट्स कह सकते हैं हम जिसे। सबसे पहला अवगुण तो यह है कि पक्षपात की संभावना रहती है, पक्षपात। पार्शियलिटी होने की संभावना रहती है इस विधि में, क्योंकि हमारा निर्णय और निष्कर्ष कितना शुद्ध है ये किस पर डिपेंड करेगा, सैंपल पर, कि हमने सैंपल का चुनाव कैसे किया है। यदि सैंपल का चुनाव करने में हमने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है तो हमारे निर्णय और निष्कर्ष पूरी तरह से गलत सिद्ध होंगे। तो प्रतिदर्श विधि की जो शुद्धता है किस पर डिपेंड करती है, सैंपल के चयन पर। और सैंपल चयन यदि मैंने बिना किसी पक्षपात के किया है तब तो मेरे निर्णय और निष्कर्ष सही आएंगे। लेकिन यदि उसमें मैंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर दिया, जैसे उदाहरण के लिए हम बाजार में मूंगफली खरीदने के लिए जाते हैं और यदि हमने किस्म के तौर पर, या हम कह सकते हैं कि यदि मैंने सैंपल के तौर पर ऊपर से कुछ ऐसी मूंगफली के दानों को ले लिया है जो पूरे भरे भरे हैं या बड़े बड़े हैं, और उसके आधार पर मैं यह निर्णय और निष्कर्ष कह दूं कि अमुक मूंगफलियां बहुत अच्छी है या इनकी वेराइटी अच्छी है, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने जो अपना सैंपल का चुनाव किया था वो तो पक्षपातपूर्ण तरीके से कर लिया, तो मेरे निर्णय और निष्कर्ष गलत होने की संभावनाएं बनी रहती है। दूसरा इसका अशुद्ध निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं, अशुद्ध निष्कर्ष, अशुद्ध या गलत निष्कर्ष भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सैंपल का चुनाव सही नहीं होने पर हमारे जो निर्णय और निष्कर्ष आएंगे वो गलत आएंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं और मैंने 5 विद्यार्थियों का यहाँ प्रतिदर्श चुन लिया, न्यायादर्श चुन लिया है, सैंपल चुन लिया, और उसके आधार पर मैंने कह दिया कि पूरी कक्षा के छात्र बहुत अधिक होशियार हैं या ये क्लास इंटेलिजेंट है, तब मेरा निर्णय और निष्कर्ष उसी समय शुद्ध होगा जब अधिकांश बच्चे उस क्लास के होशियार हो। क्योंकि मैंने यदि सैंपल में ऐसे ही लड़कों का चयन कर लिया है जो होशियार है, या मैंने सैंपल चयन करते वक्त उन लड़कों का चुनाव ही नहीं किया है जो पूरी तरह से डल है, या सैंपल चयन करते वक्त मैंने जो मध्यस्थता रखने वाले बच्चे उनको अपने सैंपल में चुने जाने का अवसर ही नहीं दिया है, तो मेरे निर्णय और निष्कर्ष गलत आएंगे। तो इस विधि की सफलता या इसकी शुद्धता किस पर डिपेंड करती है, सैंपल चयन पर। यदि सैंपल का चुनाव पक्षपातपूर्ण तरीके से हुआ है या सैंपल चयन करने में कोई गलती या चूक हो गई है तो हमारे निर्णय और निष्कर्ष गलत आएंगे। तो इस विधि की जो सफलता है इसका सैंपल चयन पर निर्भर करेगी। तीसरा इसका दोष चुने हम, सैंपल चयन में कठिनाई या प्रतिदर्श चयन में कठिनाई, प्रतिदर्श चयन में कठिनाई। अभी तक हमने जितनी बात कही है उसमें हमने बताया आपको कि सैंपल मेथड में हम चुनी हुई इकाइयों के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अब इस सैंपल या प्रतिदर्श या न्यायादर्श का चयन कैसे करें। न्यायादर्श चयन की देखिए बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से कौन सी विधि श्रेष्ठ है, किस विधि के आधार पर मैं अपना उचित और सही सैंपल चयन कर पाऊंगी, इसका निर्धारण करना बेहद कठिन है। क्योंकि प्रतिदर्श चयन की भी अनेक विधियां हैं, उनमें से किस विधि के आधार पर मैं अपना प्रतिदर्श चयन करूं यह निर्धारित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्रतिदर्श चयन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए या प्रतिदर्श चयन किस विधि से किया जाए, इसका निर्धारण करना कठिन है। नेक्स्ट है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है इस विधि को प्रयोग में लेने में, विशिष्ट ज्ञान व अनुभव।
पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस विधि का प्रयोग करके अपने निर्णय और निष्कर्ष बता रहा है तो उससे गलती की संभावना रहती है। लेकिन यदि पढ़ा लिखा, अनुभवी और विशिष्ट ज्ञान रखने वाला यदि इस विधि का प्रयोग करता है तो ही वो अपने निर्णय और निष्कर्ष सही बता सकता है। तो इस विधि का एक दोष यह भी है कि विशिष्ट ज्ञान रखने वाले जो वैज्ञानिक विधियों के ज्ञाता हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वे ही इस विधि का प्रयोग करके अपने निर्णय और निष्कर्ष अच्छे प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाता और यदि प्रयोग कर भी लेता है, उसने पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर दिया है या वैज्ञानिक तरीके से उसने प्रतिदर्श का चयन नहीं किया है, तो इस विधि का प्रयोग करने में भी अनेक बार गलत निर्णय और निष्कर्ष आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो हमने आज के वीडियो में पढ़ा प्रतिदर्श विधि क्या है, जिसमें हम समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं करते वरन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर पूरे के पूरे समग्र, टोटल या कुल के बारे में अपनी जानकारी बता देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अनाज या दालें खरीदते वक्त हम उनका एक नमूना या सैंपल देखते हैं और उसके आधार पर उसे खरीदने या न खरीदने का निर्णय करते हैं। जहां हमारा अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विशाल है या जहां पर अधिक जो इकाइयां हैं समग्र की वो विजातीय प्रकार की नहीं है, लगभग सहजातीय है, वहां यदि हम इस विधि का प्रयोग करें तो हम अपने निर्णय और निष्कर्ष अधिक उचित प्रकार से बता सकते हैं। यदि हम इस विधि का प्रयोग करके अपने निर्णय और निष्कर्ष बता रहे हैं तो देखिए इसमें समय, धन और श्रम तीनों की बर्बादी कम होती है। तो हम कह सकते हैं यह कम खर्चीली विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें हम अपने निर्णय और निष्कर्ष की सत्यता की बार बार जांच कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी सहायता से हम विशाल क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कर सकते हैं। अगर हम इस विधि का प्रयोग करके कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो हमें प्रशासनिक दृष्टि से भी अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, लेकिन साथ ही ये विधि अनेक दोष लिए हुए भी है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसकी सहायता से हमारे निर्णय और निष्कर्ष हैं वे गलत भी साबित हो सकते हैं। प्रतिदर्श का चुनाव करने की अनेक विधियां, अनेक तरीके हैं। प्रतिदर्श चयन करने में कठिनाई आ सकती है हमें, और विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आंकड़े चयन करने की दो विधियां, चाहे वे प्राथमिक और द्वितीय प्रकार के, एक तो होती है सैगणना विधि और दूसरी होती है न्यादर्श विधि। हमने इन दोनों ही विधियों को पढ़ा। अब इसी के साथ इसी विधि से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स और हैं जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।